रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। घर में अगर एक भी बहू चुगलखोर हो तो सारा घर बर्बादी के रास्ते पर पहुंच जाता है। वहीं ममता बहन ऐसी तीन बहुओं का सुख भोग रही थी जिनका बिना चुगली के दिन ही नहीं गुजरता था। ममता अपनी बहुओं की चुगलखोरी की आदत से बहुत परेशान थी क्योंकि उसकी बहुओं की इस आदत के चलते आए दिन घर में कोई ना कोई तमाशा लगा रहता था जिसका मजा पूरा मोहल्ला लिया करता था। कुछ दिन बीतते हैं, तभी एक दिन सुबह सुबह ममता हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बड़ी बहू कनिका के कमरे में प्रसाद देने के लिए जाती है और वो देखती है कि वो अपनी माँ से फोन पर चुगली करते हुए कह रही है, माँ अब मैं आपको क्या बताऊं, ये जो मेरे पीछे दो आई हैं मेरी सास की लाडली बहुएं हैं। इन्होंने मेरे नाक में दम कर रखा है। एक को फैशन मारने से फुर्सत नहीं है, दूसरी को सोने से फुर्सत नहीं है, लेकिन मेरी सासू माँ उन्हें कुछ नहीं कहती, सिर्फ मुझे सुनाती है। माँ आप तो जानती हो मुझे किसी के पीठ पीछे चुगली करने की आदत नहीं है, लेकिन कभी न कभी तो निकल ही जाता है। दरवाजे पर खड़ी ममता अपनी बहू की सारी चुगली सुनकर चुपचाप वहाँ से अपनी दूसरी बहू रानी के कमरे में जाती है और वहाँ भी वो देखती है कि वो अपने पति पंकज से चुगली करते हुए कहती है, भगवान ही जाने कैसा पति मिला है मुझे, तुम्हें तो किसी चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हुआ, तुम इतनी गर्म क्यों हो रही हो सुबह सुबह? आपको अपने बड़े भैया की पूंछ बनना छोड़कर कोई और चीज नजर आती है क्या? आपके बड़े भैया के कारण आपकी बड़ी भाभी भी हम पर हुक्म जमाती रहती हैं। क्या हो गया रानी, अगर तुम उनकी बात सुन लोगी तो? है तो वो हमारे घर के बड़े भैया भाभी ही। देखिए जी, आपको सुनना है तो आप सुनिए, मैं किसी को अपने ऊपर रौब झाड़ने नहीं दूंगी, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। ठीक है, फिर जाओ बोल दो माँ से हमें अलग कर दे घर से। दरवाजे पर खड़ी ममता अपनी दूसरी बहू की चुगली सुनकर तीसरे के पास जाने की हिम्मत ही नहीं करती और चुपचाप पूजा की थाली लेकर हॉल में आ जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर अपनी बहुओं के बारे में सोचते हुए कहती है, बताओ लोगों के घर में सुबह पूजा पाठ होता है और मेरे घर में मेरी बहुएं अपनी चुगली करने में लगी हुई हैं। ना जाने पिछले जन्म में मैंने क्या कर्म किए थे जो एक नहीं तीन चुगलखोर बहुएं मिली हैं। ममता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी तीसरी बहू रुचिका उसके पास आती है और अपनी दोनों भाभियों की अपनी सास से ही चुगली करते हुए कहती है, माँ जी देखिए ना, ये कोई बात नहीं होती, सुबह हुए इतना समय हो गया और दोनों भाभियाँ अपने कमरे से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। एक अपनी माँ से फोन पर लगी हुई है चुगली करने में, दूसरे अपने पति से लगी है चुगली करने में, सारा काम मुझे पर डाल दिया है। अपनी सबसे छोटी बहू रुचिका की सारी बातें सुनने के बाद ममता रुचिका से कहती है, बड़ी वाली फोन पर लगी है चुगली करने में, दूसरी वाली अपने पति से लगी है और तू मुझसे लगी है उन दोनों की चुगली करने में। अरे बस करो, तुम सब देखो एक दूसरे की चुगली ही करती रहती हो। अभी भी समय है, सुधर जाओ और मजाक मत बनाओ मेरा मोहल्ले में। माँ जी मैं चुगली कहाँ कर रही हूँ, मैं तो बस भाभियों के बारे में आपको बता रही थी। बताने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देख और सुन लिया है। माँ जी मैंने ही गलती कर दी आपको सब बताकर, सबके हिस्से की डांट मुझे ही पड़ रही है। तू कौन सी बहुत अच्छी है और तू क्या चुगली नहीं करती? अच्छी तो मैं तुझे जब समझती जब तूने अपना सारा काम बिना चुगली के कर लिया होता। माँ जी मैं तो काम ही करने जा रही थी, फिर सोचा बता दूँ आपको भाभियाँ क्या कर रही हैं, वरना आप बाद में पूछती वो दोनों कहाँ हैं। बहुत अच्छा किया तूने ये बताकर, ये काम तो बहुत जरूरी था, अब जाकर कोई और काम कर ले। ममता अपनी छोटी बहू रुचिका को सुना ही रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन नीता उसके घर आकर ममता से कहती है, तुम दोनों कोई जरूरी बात कर रही हो, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं नीता, आओ, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? ममता मुझे एक तेरी अच्छी सी साड़ी चाहिए थी अपनी भतीजी की शादी में पहनने के लिए। ठीक है तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी सी साड़ी देख कर लाती हूँ, तब तक तुम चाय पियो। रुचिका बहू आंटी के लिए चाय लेकर आओ। जी माँ जी। इतना कहकर ममता अपने कमरे में साड़ी लेने के लिए चली जाती है। तभी नीता रुचिका से कहती है, क्या बात है बहू, तेरी दोनों भाभी कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रही। आंटी जी मेरी दोनों भाभियाँ चुगलियाँ करने में लगी थी, जब मैंने ये बात अपनी सास को बताई तो वो मुझे ही सुनाने लगी। मेरी सास भी ना कुछ कम नहीं है, हमेशा बस मेरी भाभियों की तरफ से ही बोलती हैं। बहू तुम अपनी सास और भाभियों के पीछे उनकी चुगली कर रही हो,
ये घर की बहू को शोभा नहीं देता है। ये लीजिए, आपको भी ये चुगली लग रही है? मैं तो बस उनकी आदतों के बारे में बता रही हूँ। बस कर बहू, मेरे सिर में दर्द हो गया है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। रुचिका किचन में जाकर चाय बनाने लगती है। तभी कनिका और रानी भी किचन में आते हैं और रुचिका उन दोनों से पड़ोसन की चुगली करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ममता के आने में देर देखकर उसकी पड़ोसन नीता ममता के कमरे की तरफ जाने के लिए किचन के सामने से गुजरती है कि तभी वो उन तीनों की चुगली सुन लेती है, जहाँ तीनों आपस में बोल रही होती हैं। रुचिका, वो पड़ोसन हमारी सास से मिलने क्यों आई? बिना काम के लिए तो वो आने वाली नहीं है। भाभी, वो पड़ोसन आज भिखारन बनकर आई थी हमारी सास की साड़ी मांगने। क्यों, आपके पास साड़ी का अकाल पड़ गया है क्या? भाभी, जब वो आई थी तो मैं वहीं खड़ी थी, फिर भी उनको साड़ी मांगने में शर्म नहीं आई। ऊपर से आप दोनों का नाम लेकर टोन भी मार रही थी कि कहाँ है दोनों, दिखाई नहीं दे रही। ये तो बहुत चालू है। वैसे ही हमारी सास कम सुनती है, जब देखो हमें ही चुगलखोर बोलती है। कभी अपनी पड़ोसन को भी देख लिया करे। सही कहा भाभी आपने, हमारी सास को तो सिर्फ हमें चुगलखोर बोलना ही आता है। ममता की तीनों बहुओं की चुगली सुनकर नीता को बहुत बुरा लगता है और वो वापस जाकर हॉल में बैठ जाती है। कुछ समय बाद ममता साड़ी लेकर उसके पास आती है। नीता उसे उसकी बहुओं की सारी चुगलियां बताती है। तभी उसकी नजर अपनी तीनों बहुओं पर जाती है, जो चाय नाश्ता लेकर उन्हीं की तरफ आ रही थी। तभी अपनी बहुओं को सुनाते हुए ममता नीता से अपनी बहुओं की चुगली करते हुए कहती है, अब नीता तुझे मैं क्या बताऊं, मेरी तीनों बहुएं तो इतनी बड़ी चुगलखोर हैं कि उनको खाना ना मिले लेकिन चुगली करने को मिलनी चाहिए। मेरी बड़ी वाली बहू तो फोन कर करके अपने मायके वालों से अपने ससुराल वालों की चुगली करती है और मेरी दूसरी बहू तो अपने पति को ही नहीं छोड़ती, वो तो मेरे बेटे को ही मुझसे दूर करना चाहती है और तीसरी भी ऐसी ही है। ममता, तू ये सब क्या बोल रही है? मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, उन तीनों की गलती नहीं है। वो तीनों छोटे घर से आई है ना, जहाँ लोगों के पास चुगली करने को छोड़कर और कोई काम ही नहीं होता, इसलिए बेचारी उन्होंने भी वही करना सीखा। मैं उन्हें कैसे झेल रही हूँ क्या बताऊँ तुझे। तीनों अपनी सारी चुगली सुनने के बाद ममता के पास आकर बोलती है, माँ जी, कभी नहीं सोचा था आप अपनी बहुओं की ऐसी सबके सामने चुगली करेंगी। आज हमें बहुत बुरा लगा। हाँ माँ जी, आज सच में बहुत दुख हुआ। माँ जी, अगर आपको हमारी कोई बात बुरी लगी थी तो पहले ही बता देती, ऐसे पीछे से चुगली करना अच्छा नहीं लगता। अब तुम तीनों को बहुत बुरा लगा, ऐसे ही मुझे भी बुरा लगता है जब तुम तीनों मिलकर मेरी चुगली पड़ोसियों से और एक दूसरे से करती हो और अपने मायके भी करती हो। तब मुझे भी ऐसे ही दुख होता था। मुझे नहीं पता कि क्या मिलता है ऐसे चुगली करके तुमको। तुम सब नीता के बारे में जो बोल रही थी उसने सब सुन लिया था। क्या इज्जत रह गई तुम सबकी? सुधर जाओ, अब भी समय है। अपनी सास की बातें सुनने के बाद तीनों को अपनी गलती का एहसास होता है और तीनों अपनी सास और पड़ोसन नीता से अपनी किए की माफी मांगती हैं और आगे से चुगली की आदत को सुधारने का वादा भी करती हैं। कल्याणी बहुत ही सुंदर लड़की थी। उसको देखने एक मल्हार नाम का लड़का आता है, जो कि बहुत ही गुड लुकिंग होता है। पर कल्याणी को अभी शादी नहीं करनी थी, मगर घर वालों के कहने पर वो मान जाती है। कल्याणी बहुत डार्क कलर का सूट, चोटी में परांदा और माथे पर बड़ी सी गोल बिंदी लगाकर हाथ में चाय की ट्रे लिए जाती है। मल्हार कल्याणी को देखकर अजीब सा फेस बनाता है। सभी घर वालों को दोनों एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। तभी मल्हार की माँ कंचन देवी कहती है, अरे हमें भी दोनों बहुत पसंद हैं, मगर बच्चों से भी एक बार इनकी राय ले लो। कल्याणी बेटा, तुझे हमारा मल्हार पसंद है ना? जी मुझे पसंद है ये। मल्हार तू बता, तुझे कल्याणी कैसी लगी? माँ, मैं घर जाके सोच कर बताऊंगा। सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और मल्हार कल्याणी के संस्कारी रूप को देखकर शादी करने से मना कर देता है। और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और एक दिन मल्हार अपने दोस्त नितिन के साथ एक क्लब में जाता है। क्लब में एक लड़की जो कि बहुत ही हॉट होती है, वो एक लड़के को थप्पड़ मारती है। मल्हार जब उस लड़की को देखता है
तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं कल्याणी होती है। वो उस लड़के को थप्पड़ मारते हुए कहती है, ओ लोमड़ी जैसी शक्ल के, तेरे जैसे लड़कों को ना गली का कुत्ता बनाकर मारती हूँ मैं। अब अगर किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर डाली ना तो तेरी नजर की ही बुरी हालत कर दूंगी, समझा? कल्याणी का ऐसा रूप देखकर मल्हार का मुंह फटा का फटा रह जाता है। मल्हार कल्याणी के पास जाता है और कहता है, वाओ, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी कल्याणी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। कभी रिजेक्ट कर दो, कभी हाँ कर दो। मैंने तुमको अच्छे से देखा नहीं था। अबे ओ, निकल यहाँ से, वरना तुझ में इतने छेद करूंगी ना कि तू कंफ्यूज हो जाएगा कि सांस कहाँ से लूं और निकालूं कहाँ से। मल्हार वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही एक दिन फिर उनकी मुलाकात रास्ते में होती है। मल्हार अपनी बाइक पर बैठा होता है और अपने बाइक के मिरर में कल्याणी के फेस को निहारता है और कल्याणी को उसकी ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। थोड़ी देर बाद मल्हार कल्याणी को चिढ़ाते हुए मिरर में उसके फेस को देखते हुए किस कर लेता है और कल्याणी को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके पास आती है और बोलती है, अबे ओ, तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने मुझे किस क्यों किया? मैंने आपको नहीं, अपने मिरर को किस किया है, और एक बार नहीं 1000 बार करूँगा। अरे मिरर पे फेस तो मेरा है ना, तो तूने किस क्यों किया? दोनों में ऐसे ही बहस होती रहती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद कल्याणी अपनी दोस्त निकी के शादी में जाती है और वहाँ निकी को एक गंजे से शादी करते हुए देखकर वो अजीब सा मुंह बना लेती है और फिर निकी के समझाने पर समझ जाती है कि किसी भी इंसान का चेहरा या बाहरी सुंदरता नहीं, उसके दिल को देखा जाता है। और अगले दिन मल्हार को फिर उसी क्लब में मिलती है और उसको शादी के लिए प्रपोज करती है और दोनों कुछ ही महीने बाद शादी कर लेते हैं और मल्हार उसको अपने घर ले आता है, जहां कंचन देवी अपनी बहू और बेटे का स्वागत करती हैं। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीतता जाता है और कल्याणी एक जिम्मेदार बहू की तरह अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। कुछ समय यूं ही बीत जाने के बाद अचानक कोरोना की बढ़ती महामारी के कारण उनके शहर में लॉकडाउन लग जाता है और इसी बीच कल्याणी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो तुरंत ये खबर अपने ससुराल वालों को देती है। सभी लोग खुशी में झूम उठते हैं और एक दिन मल्हार कल्याणी से कहता है, हमारा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल? कुछ भी हो, लेकिन सब कुछ बस ठीक से हो जाए। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई अनहोनी होने वाली है। अरे मेरी पगली, ज्यादा मत सोचो। ऐसे में जितना अच्छा सोचोगी उतना अच्छा होगा। ऐसे ही कुछ समय यूं ही गुजर जाता है और एक दिन अचानक कल्याणी चक्कर खाकर गिर जाती है। तभी वहां भागते हुए मल्हार और कंचन पहुंचते हैं और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस चेक पोस्ट मिलती है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल पहुंचने में देर हो जाती है, क्योंकि वहां जाकर उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नहीं मिल पाती, क्योंकि कोरोना की वजह से बाकी दूसरे डॉक्टर्स थोड़ी देर के लिए ही अवेलेबल होते थे। तो वहीं दूसरी तरफ कल्याणी को होश ही नहीं आ रहा था। तभी डॉक्टर कल्याणी का चेकअप करने के बाद बताती है, जी देखिए, आपकी वाइफ और आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, बस कमजोरी की वजह से इन्हें थोड़े चक्कर आ गए थे, इसीलिए मैं कुछ मल्टीविटामिन्स की दवाइयाँ लिख कर दे रही हूँ। आप इन्हें समय पर देते रहिएगा और इनका ख्याल रखिएगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद मल्हार दवाइयाँ लेने जाता है, लेकिन उसे हर दुकान पर बहुत लंबी लाइंस लगी हुई दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से उसे दवाई मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। शाम को वो लोग वापस अपने घर लौटते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और कल्याणी को जब अपने अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास जाना होता है तो कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से उसकी अपॉइंटमेंट 2-3 बार कैंसिल हो जाती है और इसके कारण वो ठीक से अपनी प्रेगनेंसी भी एंजॉय नहीं कर पाती, साथ ही ज्यादा टेंशन भी लेने लगती है। ऐसे ही एक दिन शाम को कल्याणी को आइसक्रीम क्रेविंग होने लगती है और उसकी ये ख्वाहिश पूरी करने के लिए मल्हार घर से निकल जाता है।
लेकिन जहाँ भी वो देखता खाली सड़कें, बंद दुकान ही नजर आती। लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे की खातिर कहीं ना कहीं से आइसक्रीम ले ही आता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। तो वहीं कल्याणी की प्रेगनेंसी को भी 9 महीने पूरे होने वाले होते हैं। तभी अचानक एक दिन कल्याणी बोलती है, मल्हार जी, अब फाइनली वो दिन आने वाला है जब हम दोनों मम्मी पापा बन जाएंगे। आप खुश तो है ना? अरे ये कैसी बात हुई? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। मेरी नन्ही परी आने वाली है। आपको कैसे पता कि हमारी नन्ही परी ही आएगी? मेरा शहजादा भी तो आ सकता है। जी नहीं, मेरी परी ही आएगी। नो, शहजादा आएगा। ऐसे ही बहस करते हुए अचानक कल्याणी को लेबर पेन शुरू हो जाता है। तभी मल्हार भी उसे अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है। लेकिन इस बार भी उन्हें रास्ते में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसी तरह वो लोग वहाँ पहुँच ही जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स कोरोना पेशेंट्स में बिजी होते हैं, जिसकी वजह से डिलीवरी में ज्यादा टाइम लगता है। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल जाकर अचानक कल्याणी को बुखार, खांसी भी होने लगती है, जिसके कारण पहले उसका कोविड टेस्ट किया जाता है और उसकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव होती हैं, जिस पर मल्हार की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, अब क्या होगा? बहू को तो कोरोना है और मेरा पोता, उसका क्या होगा? नहीं माँ, आप हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। अरे बेटा, सोच, मेरा ये हाल है तो बहू का कैसा होगा? इतनी ही देर में वहाँ डॉक्टर डिलीवरी के लिए आ जाती हैं और पूरी सेफ्टी के साथ प्रोसीजर स्टार्ट करती हैं। कुछ ही देर में कल्याणी एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। लेकिन उसके कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से उसे अपनी बच्ची से मिलने तक का मौका नहीं मिलता और ना चाहते हुए भी कल्याणी को उसे खुद से दूर रखना पड़ता है। इसी तरह 1 महीना गुजर जाता है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद जब वो वापस घर लौटती है तो अपनी नन्ही परी को देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं। साथ ही वो उसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत लम्हे को एंजॉय करती है और उसके साथ अपनी सारी जिंदगी खुशी खुशी रहने लगती है। रोशनी एक MNC कंपनी में जॉब किया करती थी और अर्जुन नाम के एक लड़के को बेहद पसंद करती थी, जो कि उसी की कंपनी में उसी के अंडर काम करता था। अर्जुन उसका जूनियर था, लेकिन अर्जुन का सारा ध्यान हमेशा ही अपने काम में रहता था। इसीलिए वो रोशनी से उतनी ही बात करता था जितनी जरूरी होती थी। ऐसे ही एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड दिया से उसका ब्रेकअप हो जाता है और वो उसे भूलने की कोशिश करता है। तभी उसकी नजर इंस्टाग्राम पर आई एक लड़की के मैसेज रिक्वेस्ट पर पड़ती है। वो उस लड़की से बातें करना शुरू कर देता है और देखते ही देखते वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अर्जुन उसको अपने दिल की सारी बातें बताना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दिन वो समय से पहले ही अपने ऑफिस आ जाता है और उसको एक बार फिर से दिया के साथ बिताए हुए अपने सारे लम्हे याद आने लगते हैं, जिनको भूलने के लिए वो खुद से कहता है, अर्जुन बेटा, दिया को भूल जा। वो जा चुकी है तेरी जिंदगी से, पर उसको कैसे भूलूं यार, क्या करूं? इतना सब सोचकर वो इंटरनेट पर कुछ देखने लगता है, लेकिन फिर से उसे दिया की याद आने लगती है, जिससे वो एक बार फिर खुद से कहता है, तू आशिक था, तेरा दिल टूटा है, इसलिए तू नेट पर कुछ ऐसा ही देख, जैसे जहर जहर को काटता है वैसे ही दर्द दर्द को काटेगा। इतना सोचकर वो एक वीडियो देखने लगता है, जिसमें एक लड़की ने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनी होती है और उसकी सेक्सी कमर भी नजर आ रही होती है। वीडियो देखते देखते वो उस वीडियो में ही खो जाता है और उसे देखकर ठंडी आहें भरने लगता है। साथ ही उसकी कमर पर भी हाथ रख देता है। वो ये सब देख ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बॉस रोशनी आ जाती है और उससे बोलती है, आज जल्दी ऑफिस आ गए। अच्छा ये बताओ, तुमने मेरा पेन ड्राइव और फाइल देखी है? मैं कल यहीं रख कर गई थी। नो मैम, सच में मैंने कुछ नहीं देखा। मैं एक संस्कारी लड़का हूँ। अर्जुन बॉस है, संभाल खुद को। मुझे नहीं पता, मैं सच बोल रहा हूँ।
मैंने नहीं देखा। ओके ओके, मैं कैबिन में देख लेती हूँ, तुम अपना काम कर लो। इतना बोलकर वो अपने कैबिन में चली जाती है। तभी अर्जुन जल्दी से अपने इंस्टाग्राम वाली दोस्त रिया को फोन करता है और उससे बोलता है, रिया यार, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बॉस की कमर, मेरी बॉस इतनी हॉट है। आज वो साड़ी पहनकर आई थी जिसमें मैंने पहली बार उनकी सेक्सी कमर देखी। सच में मेरी बॉस तो कमाल है। मेरी बॉस तो दिया से भी हॉट है। कैसी बातें कर रहा है तू? अपनी बॉस की कमर देख रहा था? तू ऐसा है? छी। तू कह तो ऐसे रही है जैसे अपनी बॉस की नहीं, तेरी कमर की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, कमर तो देख रहा था ना। अर्जुन उसे सारी बातें बताता है। ये सब सुनकर रिया को बहुत अच्छा लगता है कि उसको उसकी बॉस से प्यार हो रहा है। उनको और भी ज्यादा करीब लाने के लिए वो उसे अलग अलग आइडियाज देना शुरू कर देती है। जैसा जैसा वो करने को बोलती है अर्जुन बिल्कुल वैसा ही करता है। और एक दिन फिर से रोशनी साड़ी पहनकर ऑफिस आती है और अर्जुन की नजर फिर एक बार उसकी कमर पर रुक जाती है। तो वो आज के दिन उसके साथ काम करने के बारे में सोचने लगता है ताकि वो पूरा दिन रोशनी और उसकी कमर को निहारता रहे। जिसके बाद वो अपना लैपटॉप लेकर और अपनी आंखों पर काला चश्मा लगाकर उसके पास जाकर बैठ जाता है। तभी रोशनी उससे बोलती है, सुबह तक तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक थी, अब कुछ हो गया है क्या, या फैशन के लिए आंखों पर चश्मा लगा कर आए हो? प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम दूर से नहीं दिखती, इसके लिए पास आना पड़ता है। क्या कुछ बोला तुमने? नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि मुझे आज आपकी मदद की जरूरत है। आपसे कुछ पूछ कर करना है। क्या करना है? काम करना है। तो मैं यहाँ आपके बगल में बैठ जाऊँ? इतना बोलकर अर्जुन वहाँ पर अपना काम करने लगता है। तभी अचानक वो जानबूझकर अपना पेन नीचे गिरा देता है जिससे वो नीचे से ऊपर तक रोशनी को पूरा देख सके। लंच टाइम में वो अपनी दोस्त रिया को फिर से फोन करता है और उसे सारी बात बताता है। शाम को रोशनी अपने घर चली जाती है और सोचती है, अर्जुन को जब पता चलेगा कि मैं ही रिया हूँ, मैं ही उसकी दोस्त हूँ और उसका प्यार और बॉस भी मैं हूँ, तो उसका क्या रिएक्शन होगा। इतना बोलकर वो मिरर में खुद को देखते हुए अर्जुन के पास होने के बारे में सोचती है, जिसमें अर्जुन उसकी कमर में हाथ डालता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। जिसके बाद वो सबसे पहले उसे फोरहेड किस करता है तो वहीं उसके लिप्स पर भी किस करने लगता है। जहां एक तरफ वो ये सब कुछ सोच रही होती है कि तभी उसके पास अर्जुन का कॉल आ जाता है और एक बार फिर से वो रिया बनकर उससे बातें करती है और उससे कहती है, क्या यार, अब तो इतने दिन हो गए हैं, तेरी बातों से तो मुझे लगता है कि तेरे बॉस भी अब तुझे पसंद करने लगी है। तू एक काम कर, उसको डिनर के लिए ऑफर दे, ये सही मौका है, उसकी नजरों में छा जाएगा। रिया की बात मानकर अर्जुन अगले दिन काम के बहाने रोशनी को डिनर के लिए बोलने की कोशिश करता है, लेकिन बोल नहीं पाता। मगर रोशनी उससे कहती है, मुझे लगता है तुम कुछ बोलना चाहते हो, अगर कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। नहीं, कुछ नहीं बोलना, बस ये फाइल्स देने आया था। अच्छा सुनो, अगर आज तुम फ्री हो तो डिनर के लिए चले ऑफिस के बाद। कभी कभी काम के बाद ना घूम लेना चाहिए, तो तुम फ्री हो? और आज मैं तुम्हें बता ही दूंगी कि मैं ही तुम्हारी बॉस हूँ और मैं ही रिया हूँ और मैं ही तुम्हारा प्यार हूँ। डन, आज रात 8 बजे। ये बोलकर वो खुशी से पागल हो जाता है और एक बार फिर से रिया को थैंक्स बोलने के लिए उसे कॉल करता है और पहली बार उससे कहता है, तुम बहुत अच्छी हो, यू आर वेरी लकी फॉर मी। मैं तुम्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ। तुम्हें नहीं पता, तुम उस समय से मेरे साथ थी जब कोई नहीं था। अगर तुम नहीं होती तो मुझे कभी रोशनी नहीं मिल पाती, क्योंकि मैं दिया को भूल ही नहीं पाता। मैं रोशनी से मिलने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ और तुम्हारी भी सेक्सी कमर देखना चाहता हूँ, जिसके लिए तुमने मुझे इतना डांटा था। मुझसे? अरे रोशनी पर फोकस करो, मुझसे फिर कभी मिल लेना। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए दादू के पास जा रही हूँ, तो मिल नहीं सकती। रिया उसको बहाने मार देती है और अगले दिन अर्जुन ऑफिस के बाद रोशनी के साथ डिनर के लिए जाता है, जहाँ रोशनी एक बहुत ही सेक्सी सी साड़ी पहन कर आती है। लेकिन सबसे पहले इस बार वो रोशनी को रिया के बारे में बता देता है, यहाँ तक कि उससे अपने दिल की बात भी नहीं बोलता और रिया से बात करवाने के लिए वो कॉल लगाता है, जिस पर रोशनी का फोन बजता है।
और रोशनी जल्दी से फोन काट देती है। ये सब देखकर अर्जुन को उस पर डाउट होता है कि रिया और रोशनी कहीं एक ही इंसान तो नहीं है। जिसके बाद अर्जुन तुरंत रोशनी का फोन लेकर खुद को कॉल करता है, जिससे सब कुछ साफ हो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वो फोन में कुछ फोटोज देखता है जो कि अर्जुन की ही होती है। उन फोटोज को रोशनी ने बड़े ही संभाल कर अपने फोन में रखा होता है। ये सब देखकर अर्जुन रोशनी से बोलता है, मुझे धोखा दे रही थी इतने दिनों से। रिया और रोशनी तुम ही हो। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या मिला मेरे साथ इतना गंदा मजाक करके? क्यों मेरे टूटे दिल के साथ खेलना चाहती थी? ऐसा नहीं है अर्जुन, मैं तुमसे तब से प्यार करती हूँ जब से तुम ऑफिस में आए हो। बस कभी बोल नहीं पाई, हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए तुमसे ऑनलाइन बात करती हूँ। सोचा दोस्त बनकर तुम्हारा सुख दुख बांट सकूं, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सब सोचकर अर्जुन अपनी आंखें बंद करके अपने दिल पर हाथ रखकर सोचता है कि आखिर उसने सच में किससे प्यार किया था। तो उसे पता चलता है कि उसे रोशनी से नहीं बल्कि उस सेक्सी कमर वाली लड़की से प्यार हुआ था। असली प्यार तो वो रिया से करता है, जिसको अब तक वो समझ ही नहीं पाया था। ना कभी उसने उसे देखा था, लेकिन फिर भी वो उससे अपने दिल की सारी बातें शेयर करता था, कुछ भी उससे नहीं छुपाता था, जो आज तक उसने कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड दिया को भी नहीं बताई थी। रोशनी उदास होकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी अर्जुन उसकी कमर पर चूटी काटकर उसको रोक लेता है और अपने दिल की बात बताकर हमेशा के लिए उसे अपना लेता है, लेकिन रिया के रूप में। और कुछ ही समय के बाद वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।